धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन सांसें बहुत तेज है दोनों ही माफियाओं की, चाहे अतीक की बात की जाए चाहे उसके भाई की बात की जाए। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने। जो सांसें हैं वो दोनों माफियाओं की लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से अशरफ की अगर बात की जाए तो अशरफ जब लखनऊ के क्षेत्र में एंटर किए हैं तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको डर नहीं लग रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ में घबराहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। और जिस तरीके से जो पूरा काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अतीक का काफिला बढ़ रहा है और रायबरेली रोड पर अभी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अशरफ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो ये रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड पर अभी कुछ ही देर में अशरफ का पूरा जो काफिला है वो निकलेगा। लखनऊ से की रोड से होते हुए इसी रोड से रायबरेली की तरफ बढ़ेगा। रायबरेली पे पहुंचने के बाद वो सीधे प्रतापगढ़ से फिर प्रयागराज में एंटर करेगा। लगभग 2 से 3 घंटे में यानी कि अशरफ भी प्रयागराज पहुंच जाएंगे और प्रयागराज में लगभग इसी समय के आसपास जो अतीक है वो भी पहुंच जाएगा। यानी कि दोनों माफिया लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर प्रयागराज पहुंच जाएंगे और जहां पर उसके बाद उनको नैनी जेल ले जाया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुशील तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि अभी अभी वो प्रयागराज से पूरी जानकारी लेकर आए। सर, अभी अतीक का काफिला चल रहा है, अशरफ का जो पूरा काफिला है वो चल रहा है, क्या देख रहे हैं आप किस तरीके, क्योंकि दो बड़े माफिया प्रयागराज पहुंच। बिल्कुल, आज प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से काफी जुड़ाव रहा है अतीक अहमद का, अशरफ का, क्योंकि 6 बार का विधायक रहा है अतीक अहमद और 1 बार का सांसद रहा है फूलपुर का। तो ऐसे में हर प्रयागराज के जो लोग हैं उनके पूरे रात टीवी स्क्रीन खुले रहे और रात भर इसी पर निगाह रही कि किस तरह इनका काफिला चल रहा है, किस तरह हो रहा है, और पूरी रात भर लोग जगे हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी पलट जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए। तो इसको लेके हर व्यक्ति टेलीफोन भी कर रहा है, मोबाइल से पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ, काफिला कहाँ पहुँचा। तो ये इतनी बड़ी खबर है प्रयागराज के लिए, क्योंकि प्रयागराज का जो माफिया अतीक अहमद, जिसका एकदम इकबाल बुलंद था, अगर उसने किसी को बुला लिया तो आदमी थर थर कांपता था कि अतीक अहमद ने मुझे क्यों बुलाया है। तो और उसके बाद वो सोर्स लगाना शुरू करता था कि अतीक अहमद से मुझे बचाओ। तो इतना बड़ा माफिया था कि उसका जो पूरा वर्चस्व है वो अब धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। प्रयागराज में बड़े स्तर पर कवर किया है, अतीक अहमद को भी आपने काफी करीब से देखा है। क्या लगता है आपको, जो लगातार बातें कही जा रही है अतीक अहमद की, जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो साबरमती से निकला, जब वो झांसी में रुका और वहां पर उसने कहा कि उसकी हत्या की जा सकती है और फिर यहाँ पर वो कह रहा था कहे का डर, तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या शो करती है अतीक की? बिल्कुल, अतीक अहमद डरा हुआ जरूर था, लेकिन उसकी ऐंठ नहीं गई, क्योंकि एक सिपाही को जब उसने थोड़ा सा देखा कि उसमें दिख रहा है विजुअल में साफ साफ कि उसको धमकाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी ऐंठ नहीं गई, लेकिन डरा हुआ बहुत था। अतीक को लग रहा था कि रास्ते में हो सकता कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि इसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा रात भर परेशान रहा है। जो उसको मालूम पड़ा मुझको आज जाना है, और प्रयागराज पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, उसका मेडिकल कराया और उसके बाद उसको रास्ते पर जिस तरह लाया जा रहा है, तो अतीक अहमद थर थर कांप रहा है, क्योंकि अतीक अहमद का जो जलजला था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अलग था। अशरफ की भी गुंडागर्दी जबरदस्त थी। मैंने वो चुनाव देखा है जब अशरफ वगैरह बूथ पे कैप्चरिंग कर लेते थे और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी वो पास नहीं जाते थे और वो खुलेआम धमकाते थे। मैंने खुद देखा है, उस टाइम पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ को बोल दे, इसी तरीके का माहौल था। और इलाहाबाद और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तो इनकी पूरी ऐसी वसूली, और जितने भी बिल्डर वहाँ पर हैं सभी बिल्डर्स के साथ में ठेकेदारी इनकी पार्टनरशिप रहा करती थी। अगर देखा जाए तमाम डॉक्टर्स इनके बहुत खास थे, अगर किसी को गोली लगती थी तो यही डॉक्टर रात को गोली निकालने का काम करते थे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो डॉक्टर इनकी पूरी सेवा में रहते थे और अतीक भी उनके लिए काम करता था। अतीक अगर कोई बात उनसे अगर डॉक्टर ने कह दी तो अतीक भी कम से कम उनके लिए खड़ा रहता था। तो ऐसे में साफ है कि जो पूरा एक जो तालमेल था, जो सफेद पोश और अतीक अहमद का, वो भी चलता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से सर ने भी बताया, यही दोनों माफिया चलती थी। और जिक्र कहीं ना कहीं तिवारी जी इस बात का कर रहे हैं, दर्शक समझदार हैं, हर कोई समझ गया है। लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे भी आपसे विक्रम मैं जुड़ूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बार तस्वीरें जरा मैं लगातार दिखाऊं, क्योंकि अब अशरफ भी प्रयागराज के लिए निकला हुआ है। ये दोनों भाइयों की तस्वीरें जरा एक साथ आप देख लीजिए। आतंक के पर्याय हुआ करते थे एक वक्त पर, चाहे अतीक चाहे अशरफ। आज दोनों पुलिस वैन की इस गाड़ी के सिर्फ और सिर्फ जो ये बॉर्डर है ना गाड़ी का, सिर्फ यहीं पर मौजूद हैं, बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि क्या कर्म किए, और अब डरे सहमे कोने में बस पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंच जाएं। और कोर्ट पहुंचकर भी कोई स्वागत तो इनका होना नहीं है,
काफी संगीन धाराओं में वो केस, और उस पर कल सेंटेंस होना है, कल उस पर फैसला क्योंकि रिजर्व रखा जा चुका है, कल सजा सुनाई जानी है। तो उससे भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कठोरतम सजा उसमें फांसी तक हो सकती है। हमारे साथ प्रयागराज से भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, प्रयाग की तस्वीरें जरा बताइए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त है नहीं, धीरे धीरे वक्त की घड़ी आगे बढ़ रही है, कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है, सांसें बढ़ी हुई है दोनों भाइयों की, लेकिन प्रयागराज कितना तैयार? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्रकूट तक जो है वहां तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए चित्रकूट तक अब अतीक अहमद का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। साथ ही साथ लखनऊ से अशरफ का काफिला जो है वो भी गुजर चुका है, यानी कि अब बस कुछ घंटे के भीतर ही प्रयागराज की सीमा में दोनों भाई, दोनों माफिया डॉन, एक पूर्व सांसद था, एक पूर्व विधायक रह चुका है, वो प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो जाएगा। और अभी मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर कल अतीक अहमद को पेश किया जाना है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूं और जो सरकारी अधिवक्ता है गुलाब चंद अग्रहरी का साफ तौर पर कहना है कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, संगीन धाराएं हैं और इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसके अलावा रोहित, मैं बताना चाहूंगा कि 147, 148, 149, 364, 323, 341, 342, 504, 506, 34, 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने का, इसमें से कई ऐसी धाराएं हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो कि बेलेबल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शिकंजा है कानून का वो 364A के तहत कसा जा रहा है। तमाम एविडेंस भी कोर्ट के पास मौजूद है। उमेश पाल की गवाही भी इस मामले में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो अपने केस की पैरवी करने एमपी में कोर्ट आते थे। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, पल पल का अपडेट लगातार हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रयाग में क्या हाल है बता रहे हैं अभिषेक। तो वहीं अब से कुछ देर में जहां पर हमारे रिपोर्टर अभिषेक तो हमें रिपोर्ट कर ही रहे हैं, विक्रम सिंह राठौर जहां पर खड़े हैं, इसी पॉइंट से अशरफ का काफिला भी गुजरेगा। विक्रम, आपके पास क्या जानकारी, कहां तक पहुंच रहा अशरफ का काफिला? देखिए, अशरफ का काफिला अभी लखनऊ की पॉलिटेक्निक को क्रॉस कर चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जिस तरीके से कैंट के रास्ते होते हुए पीजीआई को क्रॉस करेगा और सीधे इसी रोड को, जिस रोड पर मैं अभी खड़ा हूं, इसी रोड पर कनेक्ट करते हुए सीधे रायबरेली के लिए निकलेगा। और लगातार जो अशरफ है, क्योंकि अशरफ का भी रूट बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, उसको सीधे बरेली से ही लेकर आना था, तो उनको कहीं ज्यादा जगह रोका नहीं गया। जिस तरीके से अतीक लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, साबरमती से सीधे प्रयागराज आ रहे हैं। कल लगभग उन्होंने जिसे 5:44 पर वो साबरमती से निकले और उसके बाद 9 बजे झांसी पहुंचे और 1-1.5 घंटे झांसी में रुकने के बाद वो गाड़ी फिर वहां से बदली और निकली। उसके बाद सीधे उनको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा अब चित्रकूट पहुंचने की बात कही जा रही है कि कुछ ही देर में वो चित्रकूट पहुंच जाएंगे। बांदा क्रॉस हो चुका है, तो वो उनका सफर ज्यादा लंबा था, इसलिए रुक रुक कर गाड़ियां चली। लेकिन जिस तरीके से अशरफ है, बरेली से सीधे उनको प्रयागराज लाया जा रहा है, उनको भी कहीं पर भी कोई स्टॉपेज नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई और नहीं है। लेकिन विक्रम, जैसे ही आपके पास कुछ अपडेट्स आए, कुछ तस्वीर आए, तुरंत हाथ उठाइएगा, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि प्रयाग में तैयारियां ज्यादा है। हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट के बाहर ही मौजूद, मेरे ख्याल से नैनी जेल या कोर्ट के बाहर अभिषेक है। नैनी जेल की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा अभिषेक कि जो सबसे कठोरतम सजा इन केसेस में वो फांसी और उम्र कैद की है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आने से भी डर रहे होंगे दोनों भाई। जी बिल्कुल, जब से इस केस की सुनवाई चल रही तब से अतीक अहमद के हाथ पांव फूल रहे हैं। हालांकि वो उस समय सांसद था, लेकिन बावजूद उसके उसको अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट के पास एविडेंस है और उमेश पाल इस कड़ी में एक मजबूत गवाह के तौर पर उभर करके सामने आ रहे थे और इसी वजह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश रची गई थी, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम तक भी पहुंचाया गया। उमेश पाल की गवाही इस पूरे मामले में पूरी हो चुकी थी और बड़ी बात यह है कि उमेश पाल ने जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेटर लिखा था, क्योंकि जब अपहरण हुआ 2006 में, उस समय सपा की सरकार थी और उसमें साहस जुटा नहीं पाया उमेश पाल का परिवार, क्योंकि लगातार उमेश पाल को धमकियां मिल रही थी। तमाम जो अवैध कब्जे कर रखे थे अतीक अहमद ने संपत्तियों पर, वो केस लगातार उमेश पाल लड़ रहे थे, तो लगातार निशाने पर रहे हैं उमेश पाल। और उस वक्त बसपा के कार्यकर्ता भी थे, हालांकि मौत के कुछ वक्त पहले से ही वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके थे और अधिवक्ता भी थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो लेटर दिया था मायावती को, जो अपील की थी, उस अपहरण कांड का अगर जिक्र करना चाहूं मैं रोहित, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि
इमली खासी एक जगह है धूमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां दोपहर 3 बजे वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी 2 कार आती हैं, उन्हें आगे और पीछे की तरफ से घेर लिया जाता है और उस कार में लैंड क्रूजर वो कार थी, उसमें माफिया डॉन अतीक अहमद राइफल ठीक के है। साथ खुद मौजूद था, अशरफ उस कार में मौजूद था। तो उसके बाद ही अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है, और अब कहीं ना कहीं वो कांड को अंजाम दिया गया और अब न्याय भी इंतजार कर रहा है। 28 तारीख को यानी कल सुबह 11 बजे कोर्ट में सजा सुनाई जानी है। दोनों तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। आप देखिए कुछ ही देर में दोनों ही भाई, एक तरफ अतीक अहमद जो कि आ रहा है अहमदाबाद से, चित्रकूट के पास में पहुंचने वाला है, तो वहीं दूसरा उसका भाई, छोटा भाई अशरफ, जिसे बरेली जेल से निकाला गया सीतापुर होते हुए लखनऊ के रास्ते। अब वो उसका जो काफिला है, उसका जो कॉन्वॉय है, पुलिस वैन में वो मौजूद, वो आगे बढ़ रहा है। और हमारे सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ है। विक्रम, कहीं ना कहीं नजीर बनेगी ऐसे 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 फैसलों के बाद, नजीर बनेगी कि भले ही आप विधायक हो, सांसद हो, कितना भी वर्चस्व आपके पास हो, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो इस देश में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो कानून है। देखिए बिल्कुल नज़ीर बनेगी। और अगर उत्तर प्रदेश के आधार पर बात की जाए तो हालांकि ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, जो माफिया थे उनको कानून ने सज़ा दी, बड़े माफियाओं को सज़ा दी, कई लोग तख्ती लेकर थाने पहुंच रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जो माफिया जगत का वो नाम है जो बड़े स्तर पर लगातार वांटेड रहा है। लगातार सरकारें अपने स्तर से ये प्रयास करती रही हैं कि उसके ऊपर कार्यवाही की जा सके, उसको जो मामले चल रहे हैं के तहत जेल भेजा जा सके। लगातार हम दर्शकों को ये चीज बता भी रहे हैं कि 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 100 से लेकिन ज्यादा आज मुकदमे तक अतीक के ऊपर, 52 से ज्यादा मुकदमे उसके भाई के ऊपर। हालांकि घटनाक्रम क्या कुछ रहा कल से, इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए। देखिए सबसे पहले साबरमती जेल से कॉन्वॉय निकला, राजस्थान में एंटर हुआ। ये तस्वीरें हम आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली 2 तस्वीर राजस्थान की, पहली तस्वीर आप देखिए उदयपुर की, जब वहां पर रुका काफिला। कोटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए। ये पिछले 12 से 14 घंटों में जो घटनाक्रम घटा, उनको समराइज आप इन्हें कह सकते हैं। ये काफिला फिर जब मध्य प्रदेश में एंटर हुआ, शिवपुरी में पहुंचा, तो वहां पर आप देखिए वहां पर किस बॉडी लैंग्वेज के साथ अतीक नजर आया। मीडिया ने पूछा डर लग रहा है क्या, तो बिल्कुल इलाहाबादी अंदाज में डर काहे को, ये कहता हुआ सुना गया अतीक अहमद। आगे बढ़ेंगे, झांसी में एंटर हुए, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर एंटर हुए, उस टोल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जालौन में जहां पर फ्यूलिंग के लिए रुकी ये गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां फ्यूलिंग के लिए रुकी जालौन, और जालौन के बाद सीधा चढ़ा ये कॉन्वॉय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। और अब जानकारी ये है, ताजा जानकारी ये है कि चित्रकूट के पास ये कॉन्वॉय पहुंचने वाला है और चित्रकूट से बहुत ज्यादा लगता नहीं है प्रयाग पहुंचने में। और इस मूवमेंट के लिहाज से भी गंभीरता और संगीनता को देखते हुए पूरे रोड्स को बिल्कुल क्लियर रखा जा रहा है। आप देखिए शुरुआती दौर में कहा जा रहा था 36 से 38 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आप देखिए कल लगभग अगर आप ये पकड़े कि 6 बजे के आसपास भी अगर साबरमती जेल से वो निकला, तो आज 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक ज्यादा से ज्यादा प्रयागराज पहुंचने की पूरी उम्मीदें हैं। यानी लगभग 38 घंटे के स्ट्रेच को 24 घंटे में कन्वर्ट किया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह पूरी प्लानिंग के साथ जो स्थानीय पुलिस थी उनसे लगातार कनेक्शन